हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज लास्ट डे ऑफ द मंथ था, तो मैंने सोचा कि अभी बना ही दी जाए न्यूज़, मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट है। 31 मई 2020 की इंडियन एक्सप्रेस में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो देख लेते हैं। मेनली चाइना से रिलेटेड है। और आपको पता है कि लॉकडाउन के बाद अब अनलॉकडाउन हो रहा है, तो अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 ऐसे करके सीरीज़ ये चलेगी। एंड स्टेट्स को मतलब काफ़ी सारी जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई हैं कि जून 8 से काफ़ी सारी जो सर्विसेज हैं वो रिज्यूम की जा सकती है ना। जैसे यहाँ पे आपको लिखा होगा फ्रॉम टुमारो, कल से क्या क्या होगा। मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम 9 PM to 5 AM, अर्लियर दिस वॉज 7 PM to 7 AM। ठीक है, अब 9 बजे से रात के और सुबह 5 बजे तक रिस्ट्रिक्शन रहेगा। कोई भी मतलब बाहर नहीं आ जा सकता। और पहले ये था 7 से रात के और सुबह के 7 बजे तक। इसके अलावा जो भी इंटर स्टेट मूवमेंट होगा दिल्ली में, वहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट नोएडा, गाज़ियाबाद, गुड़गांव एंड फरीदा, तो वहाँ पे बॉर्डर सील्ड हो गए हैं। ठीक है। While the center has placed no restriction, states can decide based on ground situation। तो ये है। फिर कॉल टू बी टेकन सून, द मेट्रो एज पर द सेंटर्स डिसीजन विल नॉट रीओपन सून। ठीक है, अभी ये है कि मेट्रो वगैरह नहीं खुलेंगी। दिल्ली गवर्नमेंट वांट्स इट टू रीओपन फॉर दोज एम्प्लॉयड जो मतलब एसेंशियल सर्विसेज में है उनके लिए होगा। बाकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल्स, तो वो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई से पहले तो वो ओपन नहीं होंगे। ठीक है, फ्रॉम जून 8 क्या होगा, hotels, restaurants to reopen but with curbs on capacity, and Delhi government also plans to reopen places of worship but will take a call on scale of gathering। ठीक है, बाकी malls, complexes तो ये सारे open होंगे but not at all full strength। कंटेनमेंट जोन क्या होता है? कंटेनमेंट जोन मतलब जहाँ पे बहुत सारे कोरोना केसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो यहाँ पे पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड ये रहेंगे। केवल जो इसेंशियल सर्विसेज है वो रेजिडेंट एरिया में मतलब प्रोवाइड की जाएगी। अभी कितने कंटेनमेंट जोन है? 175 है, जिनमें से 122 जो है एक्टिव कंटेनमेंट जोन है। ये आप देख सकते हो। सेंट्रल में कितने? ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और शादरा, साउथ दिल्ली। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो अभी है नॉर्थ दिल्ली में वो है कंटेनमेंट जोन। ठीक है, तो ये है। और यहाँ पे है ICR एडमिट्स नो रीसेंट रिसर्च ऑन लोकस्ट वेकअप कॉल। ठीक है, तो लोकस्ट के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था। क्या है मतलब लोकस्ट? एक स्वाम होते हैं। और पहले मतलब मैं आपको ICR के बारे में बता देती हूँ। हाँ, ICR क्या है? ICR इज़ एन ऑटोनमस बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन रिसर्च इन इंडिया। तो भारत में जो भी कृषि से संबंधित जो शिक्षा है, अनुसंधान है, तो उसको ICAR ही देखता है। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और ये सबसे बड़ा एक नेटवर्क है एग्रीकल्चर रिसर्च और शिक्षा के क्षेत्र में पूरी दुनिया में। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट्स है किसको करता है रिपोर्ट? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, जो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? आपका कृषि मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और जो जो भी मतलब यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर सर्व एज इट्स प्रेसिडेंट। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और जो सबसे पहले इसको बोला जाता था इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, ICAR इसको बोला जाता था, तो इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। फिर ये इस्टेब्लिश कर लिया गया था, इस्टेब्लिश 16 जुलाई 1929। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 16 जुलाई 1929 को जो सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है 1860 का, तो उसके अंतर्गत इसको क्या कर दिया था? रिपोर्ट मतलब रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 16 जुलाई 1929 को। जो मैं आपको लोकस्ट के बारे में बताने वाली थी, तो ये क्या है, जो टिड्डी होते हैं ग्रास होपर्स। ठीक है, काफ़ी सारे वीडियो इनके सर्कुलेट हुए हैं, जैसे घरों के ऊपर और क्रॉप्स को, तो ये एक बार में ही ना वन गो ये पूरा सब कुछ मतलब खा जाते हैं ना। तो लोकस प्लेग साइकिल्स भी यहाँ पे बोला गया है। डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ वाइड स्प्रेड ब्रीडिंग, स्वार्म swarm formation, crop destruction were a recurrent phenomenon throughout the 19th century and the first half the 1900। ठीक है, तो ये है लोकस प्लेग साइकिल। मतलब इस यहाँ पे बोला गया है क्या है? ऐसा पीरियड होता है जो कि मतलब 2 या 2 साल से जो ज़्यादा है, उसमें मतलब इनकी बहुत मैसिव लेवल पे ब्रीडिंग होती है, स्वैम फॉर्मेशन होता है। तो ठीक है, उसे कहते हैं। अब ये क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है कि
दे ब्रीड मोस्टली इन डेजर्ट्स, ठीक है। अभी यहाँ पे जो मेनली जो बात हो रही है, मैंने 4 कैटेगरी के आपको बताए थे। एक होता है डेजर्ट लोकस्ट, एक होता है ट्री लोकस्ट, और एक थर्ड वन इज़ माइग्रेटरी लोकस्ट, एंड 4 होता है बॉम्बे लोकस्ट, ठीक है। तो ये इंडिया में कैटेगरी पाई जाती है। यहाँ पे जो अभी आया हुआ है वो कौन सा है, डेजर्ट लोकस्ट, ठीक है। डेजर्ट जो है रेगिस्तानी लोकस्ट टिड्डी, एंड दे ब्रीड मोस्टली इन डेजर्ट्स एज फीमेल कैन ले एग्स ओनली इन बेयर सैंडी सॉइल्स एट 5 to 10 सेंटीमीटर डेप्थ। एंड वो सबसे पहले मतलब चेक करते हैं कि वो सॉइल में एडिक्वेट मॉइस्चर है या नहीं है, देन बोर इनटू द ग्राउंड एंड डिपॉजिट अ बैच ऑफ अप टू 80 eggs before filling up the hole with a protective foamy material। एंड बाद में फिर वो क्या करते हैं, मतलब ये जो है मानसून सीज़न होता है उसके बाद होते हैं, क्योंकि मानसून में आपको पता है रेन होती है, तो उसी के बाद इनकी ब्रीडिंग जो है बढ़ती है ना। द प्रेजेंस ऑफ डेजर्ट लोकस्ट इन ट्रांजिएंट मैच्योर ग्रुप्स वाज आइडेंटिफाइड इन May 2019 एट पोखरन तहसील ऑफ राजस्थान जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो पोखरन वहाँ पे मिला था। एंड द स्वॉम्स में हैव कम फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन ये बोला जा रहा है कि ब्रीडिंग जो है ये लास्ट ईयर हुई होगी यहाँ पे इंडिया में भी। और हमें मतलब क्या करना है, जो भी रेजिस्टेंट टू द इंसेक्टिसाइड्स नाउ बीइंग स्प्रेड जो है, मतलब स्प्रेड वो हो रहा है, मतलब इसको रोक रहा है या नहीं रोक रहा है, तो ये सब चीज़ें बोली गई है। क्या इसमें यूज़ हो रहा था, मेलाथियोन, ठीक है, मेलाथियोन हो रहा था। इसके अलावा जो अदर्स केमिकल्स हैं जो CIB ने जो अप्रूव्ड किया था, जिनको सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड्स रजिस्ट्रेशन कमेटी ने फॉर कंट्रोल द डेजर्ट लोकस, वो उनके नाम क्या है ये आप देख सकते हैं, क्लोरफिरोफस, डेल्टा मेथेरिन एंड लैम्डा, मतलब वट एवर यू कैन से, साइलोथ्रिन एंड फिप्रोनिल एंड फेनविलार्टे एंड क्वेनाल्फोस। मतलब मेन बस यही याद रखना, मेलाथियोन, ठीक है, मेलाथियोन। एंड तो ये सारी जो भी 27 क्रॉप प्रोडक्शंस है केमिकल्स को, मतलब केमिकल से प्रोडक्शन का इसको बोला गया था। बाकी जो एग्जम्पशन भी दिया गया है कि कंडीशनल एग्जम्पशन होगा, जो ड्रोन्स है उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो एरियल सर्विलेंस है और स्प्रेइंग ऑफ एंटीलोकस पेस्टिसाइड्स है वो सब हो सके इसमें। और बाकी आपको पता होना चाहिए पॉलीफेगस जो मैंने बताया था वो होते हैं कि मतलब बहुत टाइप की क्रॉप्स ये एक ही बार में खा सकते हैं, है ना, डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल इनका मतलब डबल डिजिट से ये बढ़ते हैं, और बस वही है कि ब्रीडिंग सीजन पे ही इनको क्या कर सकते हैं, कम किया जा सकता है। अब यहाँ पे था NGT, ठीक है। तो NGT आपको पता है सबसे पहले क्या था, विजाक वाला जो इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे गैस लीक का, जो LG पॉलीमर प्लांट था, ठीक है। तो वहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि NGT पैनल लिस्ट स्टीयरिंग ऑफ लैप्सेस इंडिक्स LG ऑफिशियल्स, ठीक है। तो यही है कि यहाँ पे बोला गया कि वो क्या था, जो इनहिबिटर था तो उसकी शॉर्टेज थी, है ना, टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द स्टायरिन मोनोमर स्टोरेज टैंक लेड टू द फेलियर ऑफ कंटेनमेंट एफर्ट्स। तो यहाँ पे कुछ जो टेक्निकल ग्लिचेस है उनके बारे में बताया गया है, ठीक है, टेक्निकल एंड सेफ्टी लैप्सेस विच रिजल्टेड इन द स्टायरिन वेपर लीक। तो ये सब चीज़ें होती है। स्टायरिन क्या है, एक कलरलेस गैस है ना। एंड NGT पैनल, तो यहाँ पे मतलब मैं NGT के बारे में भी बताना चाहती हूँ आपको पहले। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये क्या है, तो देखो NGT जो था, NGT एक्ट आया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक्ट 2010 का, तो इससे ये बना था, ठीक है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड ये प्रोवाइड करता है जितने भी स्पीडी डिस्पोजल हो केसेस का, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो, पर्यावरण के संरक्षण से, जंगलों मतलब फॉरेस्ट के संरक्षण से, तो उन सबको ये क्या करता है, जो भी मतलब कंपनसेशन होता है डैमेजेस का, तो वो सब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है NGT। एंड द प्रिंसिपल बेंच ऑफ NGT हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन द NCR रीजन, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में इसकी प्रिंसिपल बेंच है। इसके अलावा इसकी जो रीजनल बेंचेस भी हैं तो ये सब हैं पुणे, ठीक है। तो वेस्टर्न अगर आपसे पूछी जाएगी वेस्टर्न जोन बेंच कहाँ पे, तो पुणे में। सेंट्रल जोन बेंच भोपाल, सदर्न बेंच जो है चेन्नई, कोलकाता में आपकी ईस्टर्न बेंच आ गई। फिर ईच बेंच हैज़ अ स्पेसिफाइड जोग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन कवरिंग सेवरल स्टेट्स इन अ रीजन, ठीक है। और दूसरी आपको एक ये चीज़ NGT के बारे में पता होनी चाहिए कि इंडिया जो था तीसरा ऐसा देश था जहाँ पे NGT का मैकेनिज्म यूज़ हुआ। सबसे पहला कौन था, ऑस्ट्रेलिया, एंड द सेकेंड वन वॉज न्यूजीलैंड, ठीक है। तो दिस वॉज द फैक्चुअल न्यूज़। एंड बाकी जो है NGT में मतलब
वो तो ठीक है, वो पढ़ लेना कि कौन कौन से जुरिस्डिक्शन होते हैं, कौन कौन से लॉ इसमें कवर होते हैं। बाकी जो नहीं होते वो हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का ये यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे है ये कि एनजीटी जो है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से मतलब बाउंड नहीं होती है। एंड ये किससे होती है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत होते हैं उससे चलती है ना। अब एनजीटी इज़ ऑल्सो नॉट बाउंड बाय द रूल्स ऑफ एविडेंस एज इंश्योरेंड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। 1872 का जो है एक्ट, उससे भी नहीं होती हैं। और बाकी बस ये याद रखना है कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उससे चलती है, ठीक है। ऑर्डर्स कैन बी अपील टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन 90 डेज एंड एनजीटी हैज़ नॉट बीन वेस्टेड विद द पावर्स टू हेयर। मतलब जिन चीज़ों पे नहीं सुनती है वो मैटर्स पे, वो कौन कौन से हैं? द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ठीक है। तो 1927 उनका जो फॉरेस्ट एक्ट है एंड वेरियस लॉज इनेक्टेड बाय स्टेट्स रिलेटिंग टू फॉरेस्ट ट्री प्रिजर्वेशन, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी के जो सुनती है वो तो सारे ही हैं, लेकिन आपको बस ये 1927 एंड 1972 के जो ये एक्ट है दोनों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड इंडिया फॉरेस्ट एक्ट, वही याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ थी, मिलिट्री डिप्लोमेटिक टॉक्स ऑन विद चाइना LAC सिचुएशन मस्ट बी रिजॉल्व। तो और दूसरा जो है नेपाल इंडिया के बारे में भी बोला गया है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, तो उन्होंने ये क्या बोला है कि इंडिया इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू दैट tension should not rise in any situation. If it needs to be discussed at the military level, then through talks at the military level. If it requires to be discussed at the diplomatic level, तो तब उसी के अकॉर्डिंग डिप्लोमेटिक लेवल की जो टॉक्स हैं वो सब होंगी। और चाइना से जो हमारे मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल्स की टॉक है, तो वो सब इन्फॉर्म करना चाहते हैं। चाइना ने भी मतलब विलिंगनेस दिखाई है कि इस सिचुएशन को जल्दी से रिजॉल्व किया जाए। दूसरी ओर जो नेपाल है, तो नेपाल ओवर द ओपनिंग ऑफ अ रोड वया लिपु लेक ऑन द मानसरोवर यात्रा ट्रेल, तो इन्होंने भी बोला है कि नेपाल जो है हमारी एक परिवार जैसा है और इंडिया और नेपाल जो है भाई बहन है, सॉरी भाई भाई का मतलब रिश्ता है, ठीक है, ब्रदर्स लाइक ब्रदर्स। तो वैसे बेटी रोटी बेटी का नाता बोला जाता है नेपाल से, और हिंदी चीनी को भाई भाई बोला जाता है। तो ये है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्या है एग्जैक्ट। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब आपको इससे क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या क्या इंडिया चाइना के स्टैंड ऑफ्स कहाँ कहाँ पे। 1962 का जब वॉर हुआ था एक्साई चीन के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे एक्साई चीन का ये जो पार्ट है। फिर अभी मैंने DBO के बारे में बताया था, दौलत बेगी जो ओल्डी रोड है लद्दाख सेक्टर में, ठीक है, जो हमने अभी लास्ट ईयर कंप्लीट किया है। तो वहाँ पे कुछ टेंशन मतलब इसको है चाइना को कि हम कुछ वहाँ पे डिफेंस जो बिल्ड कर रहे हैं स्ट्रक्चर वो कर रहे हैं। फिर 2014 में चूमार लद्दाख सेक्टर एंड 2016 में डेमचौक लद्दाख सेक्टर, ठीक है। और बाकी जो आपको पता ही है तवांग डिस्ट्रिक्ट है 2016 का। और जो डोकलंग जो जैसे ट्राई जंक्शन बोलते हैं, ट्राई जंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 कंट्रीज वहाँ पे मिलती है, भूटान, इंडिया एंड चाइना, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे डिस्प्यूट रहते हैं। और मेनली मतलब डिस्प्यूट ऐसे क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं क्योंकि देखो हम टोटल हम अपने जो बाउंड्री शेयर करते हैं चाइना से, वो कितनी करते हैं? 4050 किलोमीटर, ठीक है, 4050 किलोमीटर करते हैं, जिसमें से 3290 किलोमीटर जो है डिस्प्यूटेड है, ठीक है। तो ये डिस्प्यूटेड लैंड है। और बाकी मैंने सेक्टर वाइज भी बहुत बार बताया कि वेस्टर्न सेक्टर आपका ये पार्ट हो गया जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड आपका ईस्टर्न मिडिल सेक्टर हो गया जो कि लीस्ट कंट्रोवर्शियल है। वेस्टर्न सेक्टर आपका सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि लद्दाख में उनका ट्रांसग्रेशन जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपका जो ईस्टर्न सेक्टर है, ठीक है, वो क्या है आपका सिक्किम टू अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे भी है। ये डोकलम ट्राई जंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, इंडिया चाइना एंड भूटान का। और तो ये सारे हमारे डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ हैं। तो चाइना क्या क्लेम करता है? कुछ पार्ट्स अरुणाचल प्रदेश का और अक्साई चीन जो लद्दाख बॉर्डर पे है, ठीक है, तो वो भी क्लेम करता है। और दूसरी बात ये पता होनी चाहिए आपको कि हाँ, बाकी नाकुला पास और वो सब की तो हमें पता ही है लोकेशन, है ना। ये अक्साई चीन है, इधर ही आपका क्या है गलवान वैली रीजन, और जो पेंगोंग लेक है। फिर सेंट्रल सेक्टर में आपका उत्तराखंड में बाराहोती और वो सब आता है। ईस्टर्न सेक्टर में आपका यहाँ पे सिक्किम के ये जो पार्ट है यहाँ पे आपका आता है क्या नाकुला पास, है ना। तो ये सारी जगहों पे क्या थे डिस्प्यूट चल रहे काफ़ी टाइम से। अब वोंट अलाउ स्टेटस को टू बी चेंज यूनिलेटरली, तो यही सब चीज़ अभी हमने अभी पढ़ी थी कि ये सब बोला है कि
मतलब PLA shoulders have intruded 1 to 3 किलोमीटर into what India consider to be territory and will defend interest। उसके अलावा ईगल आई ऑन PLA, तो हम काफ़ी ज़्यादा ट्रैक कर रहे हैं, री इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं ना, जो भी मतलब 4 से 5 जो कन्फंट्रेशन जो साइट्स हैं जैसे कि पेंगोंग सो, डैमचौक और गलवान वैली रीजन में, थ्रू सैटेलाइट पिक्चर्स एंड सर्विलेंसेस प्लेटफॉर्म्स। ट्रूप मूवमेंट्स जो हैं वो भी हैं, ठीक है। जो इन्फेंट्री डिवीज़न है तो उसमें हमारे 10,000 से 12,000 सोल्जर्स का भी करीब है। ऑपरेशन अलर्ट एरियाज़ मतलब हम वहाँ पे कर रहे हैं। पॉलिटिको डिप्लोमेटिक टॉक्स भी जारी है क्राइसिस के बीच में। ओके, तो यही सब जानना ज़रूरी था। बाकी ये 2 जुवेनाइल स्टोल फोन्स पबजी खेलने के लिए, मतलब पबजी भी क्या है, ये प्लेयर्स अंडरग्राउंड बैटल ग्राउंड, तो ये अपने को अलग ही मतलब कंसीडर करते हैं हीरो पबजी प्लेयर्स। राइजिंग टू दी कोविड चैलेंज उत्तराखंड, तो यहाँ पे यही एक चीज़ बोली गई है कि WHO ने क्या किया था, कोरोना वायरस को एपिडेमिक घोषित कर दिया था। किसके अंतर्गत किया था, जो IHR है, व्हाट इज़ इट, IHR इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में भी इसको क्या कर दिया था, PHEIC मतलब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ठीक है। तो अभी यही सारी चीज़ें बोली गई है कि जो भी लोग मतलब दूसरे स्टेट से आ रहे हैं उत्तराखंड में या फिर कहीं पे भी, तो यहाँ पे अभी मेन उत्तराखंड की बात हो रही है, तो उनको क्वारंटीन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जा रहा है। जो सिम्टम्स हैं जिन लोगों में, और जो एसिम्टोमेटिक है, बिना लक्षण वाले जो लोग हैं, उनको क्या कर रही है, मतलब होम क्वारंटीन कर दिया जा रहा है। तो आशा वर्कर्स और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है वो उनकी डेली मॉनिटरिंग भी कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई है कि एक इंस्टॉल की है एक ऐप, GPS बेस्ड एप्लीकेशन, जिसका नाम है IGIS, ठीक है। जियो लोकेटर इन द स्मार्टफोन ऑफ एवरी पर्सन हु एंटर्स देहरादून फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। एंड ये जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है, मतलब काफ़ी अच्छे से ये प्रूव कर रहा है कि जो भी लोगों का मूवमेंट हो रहा है, मतलब मूवमेंट से लेके उनको होम क्वारंटीन एंड आफ्टर द अराइवल फ्रॉम एनी अदर डिस्ट्रिक्ट और द स्टेट ड्यूरिंग द लॉकडाउन, तो ये सारी चीज़ें अगर वो क्वारंटीन का जो वॉयलेट करता है क्वारंटीन को, एंड तो ऐप क्या कर देती है, एक अलर्ट जनरेट कर देती है टू द इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम, ठीक है। तो देहरादून में जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम है, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। एंड हु डोंट हैव स्मार्टफोन्स एंड आर इन क्वारंटीन, तो आंगनवाड़ी उसके लिए भी है, ठीक है। तो लोकल पुलिस को मतलब ये क्या करेगी, इन्फॉर्म करेगी। एंड हाँ, तो बस यही है इसमें। बाकी एक ये इंपॉर्टेंट है, US टू कर्टेल टाइज विद हांगकॉन्ग, विड्रॉल फ्रॉम WHO, ठीक है। तो आपको पता है कि अभी तो हांगकॉन्ग से रिलेटेड स्टेटमेंट उन्होंने दी थी, क्योंकि चाइना ने एक तरह से पूरी अपनी ऑटोनॉमी वहाँ पे हांगकॉन्ग में बना ली है। दूसरा जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो पूरी तरह से वो जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि हटेंगे वहाँ से, ठीक है। क्योंकि WHO को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्गेनाइजेशन बताया है, और जो भी चाइना जो डिसइंफॉर्मेशन को प्रमोट करता है, तो WHO उसके साथ मतलब कुछ भी उस पर बोलता नहीं है ना। तो ये सारे कुछ रीज़न है। और बाकी का मतलब इससे क्या होगा कि US मतलब पूरी तरह से ये है लीव कर देगा, तो उनके जितने भी टाइज होते हैं, मतलब जो साथ मिलके जो प्रोग्राम होते थे वैक्सीनेशन जनरेशन से रिलेटेड, सारी चीज़ें सब बंद हो जाएंगी। सो सारे जितने भी ट्रेड और टाइज हैं वो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब है। और चाइना पे मतलब उन्होंने बहुत सारे जो जासूसी होती है, एस्पिनाइज वगैरह, तो इसके भी केसेस फाइल किए हैं। अब देखते हैं, यूरोप टैंगल रीओपनिंग ट्रैवल बबल्स बॉर्डर डील्स एयरलाइन कॉरिडोर्स। तो ये ट्रैवल बबल्स मैं बता देती हूँ। ट्रैवल बबल्स होते क्या हैं, मतलब ये है ट्रैवल बबल्स एंड एयरलाइन कॉरिडोर्स टू अलाउ फ्री मूवमेंट बिटवीन सर्टेन सिटीज़ और कंट्रीज, क्वारंटीन एंड एज एन assortment of other measures add to puzzle for even the most intrepid traveler, ठीक है। तो 26 कंट्रीज़ ने ये बोला है। आपको बताओ ना, शेंजेन जो पासपोर्ट मिलता है अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर घूमने के लिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर एक, जर्मनी जाएंगे तो आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, या आपको पोलैंड जाना हो या अलग से, तो 26 कंट्रीज़ उनके अंतर्गत आती हैं, तो शेंजेन जोन इस पर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। ट्रैवल बबल मैं बता देती हूँ। यहाँ इंडिया है। इंडिया से अगर हम यहाँ पे आप जाओगे वेस्ट साइड में, ये आपको क्या दिख रहा है, यूरोप, ठीक है। अब यूरोप में भी आपको ये कुछ कंट्री दिख रही है, बुल्गारिया एंड सर्बिया एंड ग्रीस, ठीक है। तो बुल्गारिया, सर्बिया, ग्रीस, ये रहे, ठीक है।
तो यहाँ से क्या होगा, ये एक तरह से बबल बनेगा। तो बबल बनेगा तो ये मतलब यहाँ पे आपस में क्या कर सकते हैं, ट्रेड एंड टूरिज़्म वगैरह को बढ़ा सकते हैं। और मतलब बायलैटरली भी ये हो सकते हैं, और 3 कंट्री आपस में मिलके भी कर सकते हैं। अभी मैंने रिसेंट में आपको बताया था, जो बाल्टिक नेशंस हैं, बाल्टिक नेशन कौन है, नॉर्थ टू साउथ पता होना चाहिए, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है। तो इन लोगों ने भी ट्रैवल बबल बनाया है, और बहुत सारी कंट्रीज़ इस पर काम कर रही हैं, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, ठीक है। तो जर्मनी फ्रांस भी करेंगे ये, क्योंकि पास में ही लोकेशन है, ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ से आराम से ट्रेड वगैरह किया जा सकता है। नेदरलैंड, बेल्जियम काम कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया भी ट्रैवल बबल पे काम कर सकता है न्यूजीलैंड के साथ में, ठीक है। इंडिया किसके साथ कर सकता है, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, तो इन सब के साथ हम जो है अपने ट्रेड वगैरह को है, मतलब एक तरह से न्यू ग्लोबलाइजेशन की जो डेफिनेशन है, ये सब स्टार्ट हो रही है, मर्ज करके आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड ठीक है, थैंक यू।